नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो कुछ गणतंत्रीय राज्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत में बहुत प्राचीन काल से मतलब जो भारत का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, और उसमें भी महाजनपद कालीन जो व्यवस्था था उस समय तक भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो महाजनपद थे या बहुत सारे जो छोटे छोटे उस समय जो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद चलने का ये जो प्रक्रिया था, तो स्टार्टिंग में जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, ऋग वैदिक और उसके बाद उत्तर वैदिक काल, तो ये ऋग वैदिक काल तो पूरा का पूरा एक तरीके से गणतंत्रीय व्यवस्थाओं पर ही आधारित था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये राजतंत्र का कंसेप्ट धीरे धीरे आया, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन महाजनपद आते आते तक ये जो राजा का ये जो कंसेप्ट था वो और ज्यादा गहरा होता गया। लेकिन इस समय तक भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो गणतंत्र थे वो कार्य कर रहे थे। गणतंत्रीय व्यवस्था जो था वो हमारे यहाँ कार्य कर रहा था, और इस प्रकार हम इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जिस गणतंत्र की स्थापना की बात यूरोप में की जाती है कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो है वो समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो आया। तो ये यूरोपियन इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने इसके पिछले क्लास में आप जाकर अगर देखेंगे फ्रांस की क्रांति में, तो वहां भी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई फ्रांस की क्रांति जो हुआ तो वहां जो उस समय के जो विचारक थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खास करके जो रूसो थे, कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट को ही रूसो ने आगे बढ़ाते हुए ये इस बात पे जोर दिया था कि भाई जो ये व्यवस्था है वो प्राचीन काल से भी ऐसा व्यवस्था चल रहा था, लेकिन बीच में ये जो राजा वाला कंसेप्ट आ गया, दैवीय सिद्धांत वाला कंसेप्ट आ गया था, उसने सारा चीज को डिस्टर्ब कर दिया था। तो इसी प्रकार से भारत में भी ये जो गणतंत्र की व्यवस्था थी वो बहुत प्राचीन थी। और जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं, जिसमें 16 जो महाजनपद हमने पढ़ा है, उसमें से कुछ जो महाजनपद थे वो गणतंत्र फॉर्म में ही काम कर रहे थे। इसके अलावा और भी जो छोटे छोटे गणराज्य थे जो कि एक प्रकार से डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब लोकतंत्र के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो इनके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, एक भारतीय होने के नाते, और दूसरा इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते भी हमें इस बात को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम एक एक करके ये जो गणतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उनके जो प्रमुख सेंटर हुआ करते थे उसको हम देखेंगे। यहां एक बात जो है वो सबसे पहले ध्यान देने योग्य है कि एक रीज डेविस है, ये पश्चिमी मतलब वही यूरोपियन ये इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना बुद्धिस्ट इंडिया में जो गणतंत्रीय ये जो व्यवस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी, महाजनपद पीरियड के समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत में गणतंत्रीय व्यवस्थाएं काम कर रही थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा है अपने बुक बुद्धिस्ट इंडिया में। क्योंकि उस समय बौद्ध और जैन धर्म जो कि हिंदू धर्म का ही अंग था, जिसको हमने पिछले क्लास में भी आपको बहुत विस्तृत तरीके से बार बार इस चीज पे जोर दे रहे हैं कि जैन और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही निकलकर ये फल फूल रहा था, और हिंदू धर्म में जो पाखंड बढ़ गया था, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा था उसमें जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुरीतियां आ गई थी, जिसके कारण हिंदू धर्म के ही खास करके
अगर आप भगवान महावीर को देखें या गौतम बुद्ध को देखें तो ये दोनों के दोनों कौन थे, तो क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और राजकुमार थे, मतलब ये आगे राजा बनने वाले थे। लेकिन इन्होंने जब एक नए वो धर्म चलाया, मतलब एक जैन धर्म चलाया, बौद्ध धर्म चला, तो ये जो इतिहासकार है वो उस समय जैन और जो बौद्ध और ये जो महाजनपद कालीन व्यवस्था है उसको समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा जैन और ये जो बौद्ध स्रोत हैं उसी पे निर्भर रहना होता है। चाहे जो 16 महाजनपद है उसका वर्णन हमको जैन स्रोत और मतलब जैन स्रोत जो भगवती सूत्र है वहां और बौद्ध ग्रंथ जो है अमृतनिका वहां मिलता है। तो उस समय बौद्ध और जैन धर्म के बारे में ये इन्होंने जानकारी इकट्ठा की, उसको समझा जाना और उन्होंने अपना बुक बौद्धिस्ट इंडिया लिखा। उसमें उन्होंने 10 गणराज्य और 11 जो छोटी छोटी उस समय जातियां थी जो कि एक प्रकार से गणराज्य व्यवस्था पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पे उनका संचालन हो रहा था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जिसमें सबसे पहला जो प्रमुख है वो है कपिल वस्तु के शाक्य। कहता है कि ये कपिल वस्तु के जो शाक्य थे वो आधुनिक बस्ती जो जिला पड़ता है यूपी में, तो वहां का आधुनिक बस्ती का जिला और गोरखपुर का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है और इसके साथ साथ नेपाल का जो कुछ क्षेत्र है वो कपिल वस्तु के शाक्यों का क्षेत्र था। एक चीज आप और ध्यान देना कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया है, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान से नहीं देखा हो तो आपके दिमाग से निकल गया हो कि अधिकतर ये जो गणतंत्रीय जो व्यवस्थाएं ये जो कार्य कर रही थी या जहां जहां वो गणतंत्र स्थापित हो रहा था ये अधिकतर वैसे क्षेत्र थे, मतलब नेपाल के तराई वाला जो क्षेत्र था वो जो क्षेत्र था, मतलब नेपाल का जो तराई है पहाड़ी वाला जो एरिया नेपाल की तराई से नीचे उतरकर जो लगता हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र था, उन सारे क्षेत्रों में ये गणतंत्रीय व्यवस्थाओं का उदय हो रहा था। और जो बीच वाला क्षेत्र था जो कि खास करके नदियों के किनारे था जहां फर्टाइल भूमि था वहां धीरे धीरे करके राजतंत्र का विकास हो रहा था। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब कहता है कि कपिल वस्तु के जो शाक्य थे अगर उनका स्थिति देखा जाए कपिल वस्तु के शाक्य का तो कपिल वस्तु के शाक्य जो थे वो यहां पे थे। इनके उत्तर में हिमालय पर्वत था, दक्षिण में राप्ती नदी बहती थी और पूरब में रोहिणी नदी थी और पश्चिम में भी राप्ती नदी थी। मतलब पश्चिम और दक्षिण का जो क्षेत्र था वो राप्ती नदी का क्षेत्र था, दक्षिण में रोहिणी नदी और उत्तर में हिमालय की तराई तक ये जो गणराज्य है कपिल वस्तु के जो शाक्य लोग हैं वो फैले हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कौशल के जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जो जिनको सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश से संबंधित उनको हम मानते हैं। भगवान श्री राम का ये वंश है, भगवान श्री राम ने भी इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश में जन्म लिया था। तो उस वंश के ही ये संबंधित थे, मतलब उसी वंश से ये रिलेटेड करते थे और उन्हीं का एक शाखा जो था वो ये था। इसके साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये महात्मा बुद्ध का कुल था, मतलब महात्मा बुद्ध ने इसी कुल में जन्म लिया था। कहा? तो कपिल वस्तु के शाक्यों का जो कुल था उसी कुल में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था। अब हमने महावीर को देखा कि महावीर का जन्म कहां हुआ था, तो महावीर का वही जो लिच्छवी गणराज्य है, ठीक है ना, लिच्छवी गणराज्य में ही उनका जन्म, मतलब जो उसको लिच्छवी गणराज्यों का जो संघ था इसको क्या कहते थे, वज्जी संघ, तो वज्जी संघ में उनका जन्म हुआ था। और ये जो थे वो अब ये वज्जी संघ जो था उसको भी हमने बताया था कि वज्जी संघ भी एक प्रकार से गणतंत्रीय व्यवस्थाओं पर ही काम करता था और जिसमें वैशाली के लिच्छवी और विदेह के जो
मिथिला के जो विदेह थे वो महत्वपूर्ण थे और धीरे धीरे चल के जो वैशाली के लिच्छवी थे वो इतना महत्वपूर्ण हो गए, इतना पॉपुलर हो गए कि अब इनके लिए मतलब भज्जी के लिए कई एक जगह पे वैशाली के लिच्छवी का ही वर्णन आता है। ऐसा हमने आपको बताया था पिछले क्लास में। तो अब देख रहे हैं कि भगवान महावीर का भी जो जन्म हुआ है वो एक प्रकार से गणतंत्रीय व्यवस्था में ही हुआ है और भगवान बुद्ध का भी जो जन्म हुआ है वो एक प्रकार से गणतंत्रीय व्यवस्था में ही हुआ है। और ऐसा अनुमान जो इतिहासकार है वो लगाते हैं कि उस समय जो गणतंत्रीय व्यवस्था वाले राज्य थे और जो लोकतांत्रिक मतलब गणतंत्रीय व्यवस्था वाले राज्य थे, इट मीन्स लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले राज्य थे, और दूसरी तरफ जो राजतंत्र था, तो इन दोनों के बीच भी परस्पर प्रतिस्पर्धा होता था। दोनों अपने अपने को मजबूत बनाना चाहते थे, दोनों एक दूसरे पे अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना चाहते थे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का भी जो प्रतिस्पर्धा है वो इनके बीच चलते रहता था। राजबली पांडे जो है उनका ऐसा मानना है कि साल या साख का जो वन था, साल वृक्ष, तो उसको साफ करके, मतलब ये तो पलिपोषण की स्वास्थ्य को वन से रिलेटेड थे, लेकिन बाद में जो नेपाल की तराई की तरफ जो पूरा वन था, पूरा जंगल था, जब आज आए थे तो आज जैसा नहीं था, अधिकतर जगहों पे वन था। आज तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि इतना ज्यादा वनों की कटाई हो रही है कि वन जो है वो बहुत कम हो गए हैं। लेकिन उस समय नेपाल की तराई की तरफ, मतलब यहां से जब वो आगे बढ़े, उत्तर की तरफ आगे बढ़े, तो जो साल के वृक्ष थे उन साल के वृक्षों को साफ करके इन्होंने उसको अपने रहने योग्य बनाया और इसीलिए इनका नाम जो है वो शाक्य रखा। शाक्य वंश से ये संबंधित थे क्योंकि इन्होंने साल के जो वृक्ष थे उनको काट कर, उनको साफ करके और वहां इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। कहता है कि करीब 80,000 कुल थे इनमें और इनकी आबादी 5 लाख थी। कपिल वस्तु के जो शाक्य थे उनकी उस समय जो कुछ मुख्य नगर थे जिनमें सक्कर, मेदलू, नगरक, सामंगाम, चातुमा, ये जो थे वो मुख्य नगर थे जो कि व्यापार और वाणिज्य के लिए भी जाने जाते थे, विद्या के केंद्र भी थे। वहां जो शासन व्यवस्था था वो सभा के द्वारा चलाया जाता था। आप सभा और समिति के बारे में जो है वो ऋग वैदिक काल में सभा और समिति, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी कुछ समय तक सभा और समिति जो है वो कार्य करता था जिसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। तो इनका जो सभा था उसमें करीब 500 सदस्य थे और बहुमत जो है उससे निर्णय लिए जाते थे। यहाँ राजतंत्र व्यवस्था नहीं था, राजा ऑल इन ऑल नहीं था, ये अभी भी उस व्यवस्था को बनाए हुए थे। कहता है कि बाद में जो कौशल के राजा थे विदुर, उनके काल में कपिल वस्तु के जो शाक्य थे उनको कौशल में मिला लिया गया। ये जो विदुर थे वो राजा प्रसोनजित के पुत्र थे। राजा प्रसोनजित कौन थे? तो राजा प्रसोनजित जो थे जिन्होंने अपनी बेटी कोसला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। अपनी बहन कोसला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। तो उनके बाद मतलब जो पुत्र हुए तो उनके काल में ये जो कपिल वस्तु के शाक्य थे उनको मिला लिया गया कौशल में। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कौशल का ही एक धड़ा थे, ठीक है। तो ये हो गया कपिल वस्तु के शाक्य। अब चलते हैं, एक थे अलकप के बुल्ली। कहता है कि शाहाबाद और मुजफ्फरपुर के बीच का जो क्षेत्र था वहां इनका निवास स्थान था और केद द्वीप राज्य के ये समीप थे। केद द्वीप जो राज्य है उसके समीप ये निवास करते थे, उनका ये क्षेत्र था। ये अलकप जो था वो एक जाति को सूचक करता है।
अलकप जो था वो एक गणराज्य को सूचित करता है, और बुल्ली जो है वो एक जाति को सूचित करता है। मतलब बुल्ली जातियों का जो गणराज्य था उसको अलकप की बुल्ली कहा जाता है। अब नेक्स्ट है तीसरा, केसपुत की कलाम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। कहता है कि महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे आलार कलाम, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, तो यही आलार कलाम थे। और यही जो आलार कलाम थे उनका एक कुल था जिसका नाम था केसपुत का कलाम। तो केसपुत के कलाम से ही आलार कलाम संबंधित थे, जो कि महात्मा बुद्ध के गुरु थे। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा वर्णन किया गया है कि पंचाल केसियों से इनका संबंध था। ये किसी प्रकार से पंचाल से ही संबंधित थे, जहां से पांचाली का रिलेशन है और जिसके बारे में हमने बहुत कुछ वो देखा है। अगर जो बच्चा नहीं देखा उस वीडियो में जाकर देख सकता है पंचाल के बारे में। और कहता है कि गंगा जमुना दोआब का जो क्षेत्र था वहां इनका निवास स्थान था। लेकिन पांचाल में जो रहने वाले जो क्षत्रिय थे, मतलब अलकप के जो बुल्ली जिस क्षेत्र में रहते थे वहां पांचाल में जो रहने वाले क्षत्रिय थे उनकी प्रधानता थी, क्योंकि वो जो काल था वो युद्ध काल था और युद्ध काल में क्षत्रियों की ही अधिकतर प्रधानता थी, शस्त्र की ही अधिकतर पूजा होती थी। अब है एक सुषुमार गिरी के भग्ग। तो कहता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में ये वर्णित है कि इनका संबंध भग्गवंश से था, और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और उसका जो निकटवर्ती क्षेत्र है वो उस समय सुषुमार गिरी के नाम से जाना जाता था, और वहां रहने वाली जो ये प्रजातियां थी उनको भग्ग के नाम से जाना जाता था। इनका राजधानी संभवतः चुनार था। कौन चुनार? वही चुनार का किला जो कि हम मुगल पीरियड में पढ़ते हैं, चुनार का घेरा। ठीक है, अब चुनार का घेरा किसके काल में हुआ था इसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो राजवली पांडे जो हैं उनका ऐसा मानना है कि इनका राजधानी जो था वो संभवतः चुनार था। फिर है रामग्राम के कोली। तो कहता है कि शाक्यों के ये पूर्व में थे और रोहिणी नदी इनका सीमा था। शाक्य जो थे उनके पूर्व में थे, शाक्य के पूर्व में, शाक्य जो थे उनके पूर्व में, मतलब शाक्यों के पूर्व में मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये थे। और रोहिणी नदी जो था वो शाक्य और कोलिये के बीच में एक सीमा बनाता था। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जहां जो शाक्य हम पढ़ रहे हैं तो रोहिणी नदी, और रोहिणी नदी के बाद ये जो थे वो कौन थे, तो रोहिणी नदी के बाद ये कोलिये लोग रहते थे। और कोलिये और शाक्यों के बीच रोहिणी नदी जो था वो एक बॉर्डर का काम करता था। यहां कहता है कि काशी का जो नागवंश है और शाक्यों के मिश्रण से रामग्राम के जो कोलिये थे उनका निर्माण हुआ था, ऐसा राजवली पांडे का मानना है। राजवली पांडे ऐसा मानते हैं कि काशी के जो नागवंशी जो शासक थे और शाक्य जो थे, तो इन दोनों के वैवाहिक संबंध से ये उत्पन्न पुत्र थे, जिससे ने एक प्रकार से इस गणराज्य की स्थापना की थी, ऐसा राजवली पांडे मानते हैं। गोरखपुर के निकट रामगढ़ ताल जो था वो इनका निवास क्षेत्र था। इन लोगों को व्यंगपज इनका उपनाम था। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्यंगपज किस गणतंत्रीय व्यवस्था के लोगों को कहा जाता था, तो व्यंगपज इनको कहा जाता था, तो रामग्राम के कोलिये। कहता है कि कोलिये जो राजकुमारी थी यशोधरा, उन्हीं से भगवान बुद्ध का विवाह भी हुआ था। भगवान बुद्ध का जो विवाह हुआ था यशोधरा नामक राजकुमारी से, उनसे जो एक पुत्र राहुल हुआ था। तो ये जो वैवाहिक संबंध था वो इनका
कोलीय राजकुमारी के साथ ही हुआ था। मतलब रोहिणी नदी के इधर रहने वाले जो कोलीय लोग थे और इधर जो शाक्य लोग थे, तो शाक्य वंश के राजकुमार गौतम बुद्ध और कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा से उत्पन्न पुत्र राहुल था। आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए, इसको देख लिया हमने। अब देखते हैं हम पावा के मल्ल। चूंकि इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, मल्लों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये हम डिस्कस कर देते हैं कि पावा के मल्ल ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे। महावीर का मृत्यु जीवन का महावीर ने अपना परित्याग यहीं पे किया था। और पिछले क्लास में जो कहानी है वो पूरा विस्तृत आपको बताया है कि किस प्रकार से यही पावा में ही भगवान बुद्ध जो है वो खाते हैं शुकर मर्दब, और उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के बाद कुशीनगर पहुंचते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों के बीच 12 जो मील है उसका वो योजन का वो डिफरेंस है, जिसके बारे में कनिंघम ने बताया था। कनिंघम ने इसका खोज किया। इसके बारे में हमने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पावा के मल और कुशीनारा के मल। कुशीनारा वही कुशीनगर, यहाँ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। यहाँ जो संथागर था वो कार्य करता था। संथागर में जो है वो कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो यही लिया जाता था। कहता है कि एक बंधुल, मतलब कुशीनारा के जो राजा थे उन्हीं का एक पुत्र जो बंधुल है उसको विद्या अध्ययन के लिए, ठीक है ना, वो तक्षशिला भेजा गया था। इसका भी वर्णन आता है। इसके साथ साथ उर्वेलकप एक जगह था वहां, जो कि दार्शनिक वाद विवाद का वो केंद्र था। मतलब दर्शन का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार था, दर्शन की शिक्षाएं दी जाती थी, बच्चों को दर्शन के लिए प्रेरित किया जाता था। और जो उर्वेलकप एक जगह है वहां पे दार्शनिक वाद विवाद होता था। मतलब आज के जैसा नहीं, पहले क्या होता था कि शास्त्रार्थ होता था। किसी भी टॉपिक पे जो बड़े बड़े विद्वान होते थे वो बैठकर एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, तर्क प्रस्तुत करते थे। बाद में एक तरीके से माने तो फिर अकबर ने वो प्रथा शुरू किया था, लेकिन जैसे जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की, जिसमें स्टार्टिंग में मुस्लिम शासकों को बुलाया, मुस्लिम जो धर्मगुरु थे उनको बुलाया, बाद में फिर धीरे धीरे करके हिंदू बौद्ध जैन सारे लोगों के लिए वो खोला गया। फिर जो है उस देखने लगा कि वो इस प्रकार के यहाँ जो लोग हैं मुस्लिम जो धर्मगुरु थे वो मारापीटी करने लगते थे वाद विवाद में। ठीक है, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सका, लेकिन अकबर ने ऐसा प्रयास किया था। लेकिन हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये शास्त्रार्थ वाला ये जो सिस्टम है वो चलता था। जैसा कि IITN बाबा को आप देख रहे हैं कि IITN बाबा जो हैं वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अभी जो काशी में ये कुंभ का आयोजन हो रहा है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ भी उस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए जहां प्राचीन काल में जैसे हमारे यहाँ शास्त्रार्थ हुआ करता था, जो गूढ़ रहस्य है आत्मा और परमात्मा या द्वैतवाद अद्वैतवाद अनेकाद्वैतवाद, इन सारी चीजों पे विचार विमर्श होता था, वाद विवाद होता था, तर्क प्रस्तुत होता था। तो उसी प्रकार से जो दार्शनिक वाद विवाद है उसका केंद्र हुआ करता था उर्वेलकप। बाकी यहाँ पे गौतम बुद्ध ने यही अपना वो खत्म हो गए थे, मृत्यु इनका यही हुआ था। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया है, अगर आप नहीं देखें तो वहां जाकर आप वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद थे 8वां पिपली वन के मोरी। कहता है कि महावंश टीका, इसमें यह बताया जाता है कि ये पहले शाक्य थे, लेकिन यही जो विडु है जिसने कपिल वस्तु के शाक्य को जीत कर और कौशल में विलय कर लिया था, जिसके पिता प्रसूनजीत थे, तो ये जो विडु था वो थोड़ा क्रूर शासक था। और शायद इसी के समय में ये जो शाक्य
जो लोग थे शाक्यों को जब ये जीत कर अपने में वो मिलाया, तो बाकी और जो कुछ लोग थे वो वहां से पलायन कर गए। और कहता है कि बिडु के कारण ये जो लोग थे वो हिमालय की तराई में ये पलायन किए और वहां पिपली वन नामक एक पिपली वन जो है नगर स्थान उसको बनाया। ये लोग मोर पालते थे, मयूर पालक थे ये लोग। और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध भी इसी पिपली वन के मौर्य गणतंत्रीय व्यवस्था से लगाया जाता है कि शायद चंद्रगुप्त मौर्य भी पिपली वन से ही संबंधित थे, क्योंकि जो मौर्य सम्राट थे उनका राज चिन्ह भी मयूर पाया गया। उनका राज चिन्ह क्या है? तो मयूर उनका राज चिन्ह है। और कोलिये के पूरब में आधुनिक गोरखपुर में कुसुमही स्टेशन है और वहां पे एक राजधानी गांव पड़ता है और यही राजधानी गांव उस समय पिपली वन हुआ करता था, जहां ये मौर्य लोग जाकर इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट किया? तो जो बिडु है शासक, जो कि प्रसोनजीत के बाद राजा बना है, उसके डर से जब उन्होंने शाक्यों को जीतकर शाक्यों की राजधानी को, शाक्यों का जो क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। इस समय यहां से जो कुछ लोग थे वो नेपाल की तराई की तरफ पलायन किए और वहां इन्होंने पिपली वन नामक जगह बनाया। बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इसी जो पिपली वन के मौर्य हैं उससे संबंधित माना जाता है, क्योंकि जो मौर्य लोग थे उनका राज चिन्ह भी मौर्य ही था, मयूर था। ये मोर पालने वाले लोग थे। अब देख लेते हैं मिथिला के विदेह। जब हम बज्जी संघ के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के जो विदेह थे वो दो मुख्य उस संघ में हुआ करते थे। तो मिथिला के विदेह को हम देखते हैं, कहता है कि आधुनिक जो भागलपुर और दरभंगा का क्षेत्र है वो उस समय मिथिला का जो विदेह, मिथिला के जो विदेह लोग थे वो यहां रहते थे। इनकी राजधानी मिथिला या जनकपुर थी। ये वही जनकपुर है जहां से संबंधित थे कौन? तो मां सीता का संबंध जो है इसी जनकपुर से, जनक नंदिनी वो कही जाती, राजा जनक की पुत्री थी वो, तो उसका संबंध जो है वो इसी से है। ठीक है। आज ये जो है वो नेपाल में बहुत पड़ता है, जो जनकपुर मिथिला वाला भी क्षेत्र है। कहता है कि इस कुल में करीब 1,60,000 गांव थे और ये 7 योजन तक विस्तार था, इसका फैला हुआ था। गार्गी और मैत्रेयी का संबंध है यहाँ, गार्गी और मैत्रेयी का संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। ये गार्गी और मैत्रेयी जो थी वो क्या थी? महिलाएं थी ये दोनों, और ये दोनों बहुत विदुषी थी, बहुत ज्ञानी थी। एक याज्ञवल्क्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद में गार्गी और गार्गी और मैत्रेयी को का जो वाद विवाद है, दार्शनिक वाद विवाद है, उसको बताया गया है कहां? तो याज्ञवल्क्य उपनिषद में। ठीक है। याज्ञवल्क्य उपनिषद में उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, महात्मा थे। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य। तो याज्ञवल्क्य उपनिषद जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि याज्ञवल्क्य और जो
गार्गी हैं, उनके जो आत्मा से संबंधित जो गूढ़ रहस्य हैं, आत्मा से संबंधित गूढ़ रहस्यों पे ये ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ वाद विवाद करते हैं। कौन? तो ये गार्गी जो है वो। और ये जो गार्गी हैं वो आजीवन इन्होंने बाद में शादी नहीं किया, ये आजीवन ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया। और इससे ये पता चलता है कि उस समय भी स्त्रियों को पढ़ने लिखने पर रोक नहीं था, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी था, उनको समान समाज में अवसर था, समाज में समान भागीदारी था। ये इस बात को सिद्ध करता है कि प्राचीन काल से ही जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था, महिलाओं का बराबरी का भागीदारी था। तो कभी कभी ये जो आता है, कुछ जो हमारे राजनेता लोग हैं वो उठा लेते हैं कि क्या है वो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, और उसको पकड़ के जो है और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए आपका धर्म जो है वो क्या कहता है। अरे धर्म वो सही कह रहा है, आपने उसका व्याख्या सही तरीके से नहीं किया है, आप उसको समझ नहीं रहे हैं सही तरीके से, इसलिए आपको लग रहा है। अगर ऐसा लिखा जाता तो क्या ये गार्गी और मैत्रेयी को प्राचीन भारतीय समाज में इस प्रकार का जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, वो मिलना इस बात को बताता है कि नहीं, उस समय भी जो महिलाएं थी उनको बराबरी का अधिकार था। और ये जो मैत्रेयी थी वो एक प्रकार से ये जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे उनकी पत्नी थी, और ये भी जो थी वो बड़ा विदुषी थी। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि याज्ञवल्क्य थे उनकी दो पत्नी थी, एक जो पत्नी थी वो ज्यादा सुंदर थी, और ये दूसरा जो थी वो ये मैत्रेयी थी। और वो जो पहली वाली पत्नी थी वो हमेशा ये मैत्रेयी से वो एक उनका ये रहता था, सौतन वाला कहानी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भैया एक काम करिए, आप पति को आप रखिए, लेकिन पति का जो नॉलेज है वो हमको चाहिए, ज्ञान हमको चाहिए। और यहां भी ये वर्णन आता है गार्गी और मैत्रेयी का, ये जो गार्गी और याज्ञवल्क्य का ये जो दार्शनिक वाद विवाद है उसका वर्णन भी आता है कि ये जो जनक जो थे, राजा जनक जो थे, उन्होंने अपने यहाँ एक शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया था कि भाई यहाँ पे शास्त्रार्थ होगा। और उसमें उन्होंने बहुत सारी जो गाय थी, सोना का गाय बना के और वो खड़ा कर दिए थे, और बोले कि इसे भाई जिसको ले जाना है वो ले जाओ, सिद्ध करो कि भाई ये जो गाय है उसको आपको ले जाना है अपने बुद्धि के बल। तो वहीं पे ये वाद विवाद आता है। खैर इतना जो है वो आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है, अगर इंटरेस्टेड है तो पता कर सकते हैं, इंटरनेट है यार, दुनिया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मिथिला के विदेह थे वो एक महत्वपूर्ण गणतंत्र हुआ करते थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां बस हमको ध्यान ये रखना है कि जहां गार्गी और जो मैत्रेयी जैसी जो स्त्रियां थी उनका संबंध यहीं से था। कहां से? तो मिथिला के विदेश। और इसका जो वर्णन है ऋषि याज्ञवल्क्य और जो गार्गी का ये जो विवाद है, इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया है। बृहदारण्यक उपनिषद के भाग 3 और 4 में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो पूरा वार्ता है उसको बताया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं वैशाली के नाग। तो कहता है कि ये वैशाली के जो नाग थे वो एक प्रकार से उग्र, भोर और इक्ष्वाकु के समान ही इनका एक गण था।
ये किसी प्रकार से थे, एक गण के रूप में ये कार्य कर रहे थे। अब वैशाली के लिच्छवी के बारे में हमने आपको, जो बज्जी संघ के बारे में हम पढ़ा रहे थे, तो आपको हमने बताया था। फिर भी यहां हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहां डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप पिछले क्लास में, पिछला जो वीडियो है वहां जाकर आप इसके बारे में और जानकारी जो है उसको इकट्ठा करिए। तो कहता है कि यहां से कौन कौन संबंधित थे, तो राजा चेतक का संबंध यहां से था। अब राजा चेतक कौन थे, उनका किन किन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध था, उनका भगवान महावीर से वो किस प्रकार संबंधित थे, चंड प्रद्योत से किस प्रकार संबंधित थे, राजा उदयन, सिंधु सौवीर के राजा उदयन से वो किस प्रकार संबंधित थे, त्रिशला राजा चेतक की कौन थी, इन सारी चीजों का, राजा चंड प्रद्योत से ये किस प्रकार संबंधित थे, इनकी जो बेटी शिवा थी उनका शादी किससे हुआ था। तो ये सारे प्रश्न का जो उत्तर है उसको हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसको जाकर वहां डिटेल से देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, इतिहास में रुचि रखते हैं, ज्यादा जानना चाहते हैं तो। इसके बाद महावीर का संबंध किस प्रकार से है इस वैशाली के लिच्छवी से, तो वैशाली के लिच्छवी वंश से ही संबंधित थे भगवान महावीर। इनकी माता जो त्रिशला थी वो चेतक वंश, मतलब चेतक की जो बहन थी वो थी, मतलब भगवान महावीर के मामा जी थे कौन, तो राजा चेतक। बाद में राजा चेतक की एक और जो बेटी हुई उनका शादी भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन से किया गया। तो इसके बारे में हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में हमने देखा है, तो आप वहां आप जाकर देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक जो अम्रपाली है उसके बारे में थोड़ा जो है आपको बता देते हैं। ये जो अम्रपाली थी वो नगर वधू हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि जो वैशाली जो राज्य था वहां इस प्रकार का नियम था कि शहर की जो सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत महिला होगी वो नगर वधू होगी और उसे शादी करने का अधिकार नहीं होगा। उसे राज्य की तरफ से सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी और वो राजसी ठाठ बाट में रह सकती हैं, लेकिन उनको शादी करना नहीं होगा। तो ऐसा कहानी है कि ये जो अम्रपाली है वो वैशाली का जो दुर्ग रक्षक है, द्वारपाल है, उसको एक आम के पेड़ के नीचे ये गिरा हुआ मिली थी और इसलिए इसका नाम उसने अम्रपाली रख दिया। अम्रपाली को इस प्रकार, मतलब ये जो कानून था वो एक प्रकार से सही नहीं था, तो इसके लिए वो जो है इनको गांव में भी कुछ दिन ले जाके रखते हैं, लेकिन बाद में वो फिर वैशाली आते हैं। वैशाली में इनके ऊपर जो है वो प्रेशर पड़ने लगता है, इन्हें इनको जो है वो नगर वधू के रूप में घोषित किया जाए और आपको शादी करने का अधिकार नहीं है। इस समय ये जो अम्रपाली हैं, क्योंकि अम्रपाली का विवाह जो है वो बचपन में तय हो गया था हर्षवर्धन नाम के एक राजा के साथ, एक व्यक्ति के साथ।
लेकिन जब यहाँ इस प्रकार का प्रेशर पड़ने लगा तो इन्होंने अपने लिए मांगा था कि भाई हमको जो है वो राशि ठाट बाट चाहिए, तो वो भी इनको मिला। और हमारा जो पूरा जिस प्रकार से राजा का किला को सुरक्षा प्रदान किया जाता उसी प्रकार से हमको भी मिलना चाहिए, वो भी इनको मिला। और एक और शर्त था कि भैया हमारे पास कोई बिना रोक टोक जा सकता है, आ सकता है, तो वो भी इनको अधिकार मिला। ये वही अम्रपाली थी जिसने एक पुत्र को जन्म दिया था, और वही पुत्र कौन थे? तो वो पुत्र थे अवंती नरेश के पीलिया रोग को ठीक करने वाले राजवैद्य, जिनका नाम जीवक था। और ये मगध नरेश बिंबिसार के राजवैद्य थे। बाद में भगवान बुद्ध ने भी इनसे इलाज करवाया था। भगवान बुद्ध को जब कब्ज हो गया था उसका इलाज इन्होंने ही किया था, जीवक ने। जब महाराजा चंड प्रद्योत पीलिया रोग से ग्रस्त हो गए थे तो उसका भी इलाज यही व्यक्ति किए थे, जीवक। और वो जीवक जो थे वो कौन थे? तो यही जो अम्रपाली हैं उनके पुत्र थे। और नगर बधू अम्रपाली के कारण ये जो राज्य था वो और ज्यादा फेमस था। जो अम्रपाली है उनका संबंध अजात शत्रु से भी लगाया जाता है कि अम्रपाली ने अजात शत्रु को बज्जी संघ पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, या आक्रमण करने के लिए उनको प्रेरित किया था या प्रार्थना किया था। तो ये जो अम्रपाली है वो फेमस एक कैरेक्टर हैं इस गणराज्य के। बाकी आप और अगर चाहते हैं तो नेट पर जाकर और सर्च कर सकते हैं, इनका एक पूरा का पूरा कहानी है। तो खैर एक एग्जाम के दृष्टि से बस हमको ध्यान में यही रखना है कि अम्रपाली, राजा चेटक और भगवान महावीर से संबंधित ये जो गणराज्य था वो था कौन? तो वैशाली के ये जो लिच्छवी लोग थे वो थे। और गार्गी और मैत्रेय से संबंधित जो गणराज्य था वो कौन था? तो मिथिला के विदेह। कहता है कि जो वैशाली के लिच्छवी थे वहां 7,707 राजा थे और बहुत सारे अनेक उपराजा थे। बाद में फिर हम देखते हैं कि राजा चेटक ने जो अपनी बेटी चिलना का विवाह बिंबिसार तय किया था, उससे जो दो उत्पन्न पुत्र हुए हल और बेहल, जिन्होंने अजात शत्रु के लिए एक समस्या पैदा कर दिया था, क्योंकि उनके जो नाना जी थे राजा चेटक, वो अपने नाती को मगध सम्राट बनाना चाहते थे। और अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की जब हत्या कर दी, इससे ये जो राजा चेटक थे वो भी क्रोधित हो गए। राजा चेटक के जो दामाद थे अवंती नरेश चंड प्रद्योत, वो भी गुस्सा हो गए। और उस समय जो अंग प्रदेश था, अंग प्रदेश का जो गवर्नर थे वो थे बेहल। जिस प्रकार बिंबिसार के समय जब अंग प्रदेश को जीता गया था तो अंग प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था किसको?
तो अजात शत्रु को, जो कि उस समय कुनिक के नाम से जाने जाते थे, जिसके राज्य में जाकर राजा उदयन, सिंधु तौबीर की जो राजा उदयन थे, उन्होंने शरण लिया था, जिनका साथी जो है वो प्रभावती से हुआ था, जो कि राजा चेतक की बेटी थी। तो जिस प्रकार से अजात शत्रु शुरुआत में अंग प्रदेश का राजा था, गवर्नर था, इससे पता चलता है कि अंग प्रदेश जो था उसका बहुत इंपॉर्टेंस था, और उस अंग प्रदेश का जो संरक्षण था वो अधिकतर राजघराना से जो संबंधित इंपॉर्टेंट लोग होते थे उन्हीं को दिया जाता था। क्योंकि बाद में जब अजात शत्रु जब वहां राजा बनता है तो उस समय ये जो थे बेहल, वो अंग देश के राजा थे। इससे पता चलता है कि बिंबिसार ने अजात शत्रु को अंग देश से हटाकर जो बेहल है उसको अंग देश का राजा बना दिया था। तो इसे अजात शत्रु को लगता था कि यही जो बेहल है उसको ये राजा बना देंगे। कौन? तो बिंबिसार। इसी कारण, मतलब यही सारा जो प्रॉब्लम था, उसके कारण अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध का जो शासन था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो हल और बेहल, जो दो भाई थे, बेहल उस समय जिसको अंग का राजा बनाया गया था वो राजा चेतक के नाती थे, और इसलिए राजा चेतक, मतलब ये जो लिच्छवी लोग थे, उधर हम देखते हैं जो अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत हैं, वो मगध पर आक्रमण करने का तैयारी करने लगते हैं, जिसके कारण अजात शत्रु को राजगृह का किलाबंदी करवाना पड़ता है। बाद में जब उसका पुत्र उदयन आता है तो वो तो राजधानी ही वहां शिफ्ट कर देता है, और उस उदयन के काल में चंद्र प्रद्योत की जो पुत्र है पालक, वो उसको पराजित करता है, उसको मार भी डालता है। ये जो पालक है चंद्र प्रद्योत का पुत्र, वही हम देखते हैं कि जो वत्स नरेश जो उदयन थे, तो उसके अंतिम, उनके वंश का जो अंतिम शासक था बौद्धि कुमार, उसको पराजित करके वत्स को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है, मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ये 16 महाजनपद और ये 11 छोटे छोटे जो गणराज्य थे वो कार्य कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन सारे महाजनपदों को, या ये जो छोटे छोटे राज्य थे या गणराज्य थे, उनको एक एक करके धीरे धीरे करके मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है, और भारत में एक साम्राज्य की स्थापना का यह सबसे पहला प्रमाण है। इसके बाद हम लोग जो है वो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और मगध साम्राज्य से जो संबंधित राजा हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि जो बच्चा ये पूरा जो 16 महाजनपद का वीडियो है उसको अगर देखा है, और ये जो गणतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं उनको अगर देखा है, तो उसको मगध का जो इतिहास है उसको समझने में, उसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, वो एंजॉय करेगा इसको। तो चलिए, आप जो है, आप लोगों ने इतना मूल्यवान समय निकाल कर ये जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज कि अगर किसी बच्चा को लगता है कि हाँ सर इसमें थोड़ा और ये डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, तो हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा अपेक्षा रखते हैं टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, हमेशा सीखना चाहते हैं, बच्चे से सीखें, जिससे भी मिले उससे सीखें। तो अगर किसी का कोई सजेशन है या कुछ वो इसमें और
डेवलपमेंट चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है, कोई आइडिया बताना चाहता है, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। बाकी आपने इस वीडियो को देखा, एंजॉय किया और आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।